सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 7 पहाड़ों की रानी मनाली लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहाड़ों की रानी मनाली एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसी यात्रा पर आधारित एक प्रकार का लेख होता है जिसकी चर्चा लेखक अपने यात्रा के दौरान उन घटनाओं से करते हैं जो पाठकों को बताना उनके लिए ज़रूरी होता है। यात्रा वृत्तांत की अगर हम चर्चा करें तो राहुल सांकृत्यायन भारत के सबसे बड़े भाषा ज्ञाता, उनकी एक रचना मुझे याद है, लहासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन के बारे में बताया गया है कि उनको भारत में सबसे ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता माने जाते हैं। और लहासा की ओर अगर मौका मिले बच्चे आप लोगों को पढ़ने का तो आप ज़रूर पढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। मैं बताना अभी पहाड़ों की रानी मनाली के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहाड़ों की रानी मनाली जो शीर्षक है, इस पर कुछ और भी बातें मुझे करनी है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा। पर्वतों की रानी मसूरी को भी कहा जाता है। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित मसूरी उन स्थानों पर एक है जहां लोग बार बार आते जाते हैं घूमने फिरने के लिए। अनेक सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। बर्फबारी यहाँ भी होती है। इसे पर्वतों की रानी इसलिए कहा जाता है कि ये ऊंचाई इसकी खूबसूरती है। उत्तराखंड में होने के चलते इसकी ऊंचाई के कारण यहाँ पर बर्फबारी होती है। हम बात करते हैं पहाड़ों की रानी मनाली के। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटक स्थल है। यह लेह करगिल राजमार्ग जो हैं उनका सबसे अंतिम पर्यटक स्थल में से एक है। यहाँ पर उन तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है जो एक सैलानियों को मिलनी चाहिए। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, ठहरने के लिए होटल्स हैं, मॉल हैं, तरह तरह के वहाँ पर बैंक हैं। इसके साथ सिनेमाघर, इन सभी तरह के आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। मनाली हिमाचल के कारण यहाँ पर बर्फबारी होती है। बर्फबारी इतनी होती है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में अन्य शहरों से इनका संपर्क टूट जाता है। मनाली की अगर हम चर्चा करें तो मनाली गांव के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर व्यास नदी, मैं फोटो में भी दिखाना चाहूँगा व्यास नदी के को, उससे पार करके मनाली गांव जाए जाते हैं। और वहाँ पर महर्षि मनु का तपस्या की भूमि मनाली रही है। वहाँ पर मनाली गांव में महर्षि मनु की प्रतिमा मौजूद है। वहाँ पर मैं बच्चे दिखाना चाहूँगा कि यही महर्षि मनु की प्राचीन मंदिर है। पुरानी मनाली जिसे हम कहते हैं मनाली गांव में स्थित है। यहाँ पर महर्षि मनु ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसी कारण से इस जगह का नाम मनाली पड़ा। मनाली की खूबसूरती आपके सामने में है। सफ़ेद चादरों से लिप्त रहते हैं सर्द के दिनों में। जनवरी, दिसंबर
नवंबर के महीनों में इसकी यही दशा रहती है। ऐसा अद्भुत नज़ारा कि जीवन में अगर जिसे एक बार जाने का अवसर मिल जाए तो वो पर्यटक अपने आँखों में बसा लेते हैं, जीवन पर्यंत उन्हें ये दृश्य याद रह जाते हैं। मैंने मनाली की यात्रा की है और वहाँ के सौंदर्य अभी भी हमारे आँखों में विराजमान है, वो दृश्य अभी तक नहीं भूला है। मनाली की बात करते हैं तो ब्यास नदी को कैसे हम छोड़ सकते हैं, जिसकी चर्चा लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी की है। ब्यास नदी कल कल करती धाराएं से कल्लोलित करती हैं, निनाद करती हैं। निनाद शब्दों का भी लेखक ने प्रयोग किया है। निनाद सुंदर ध्वनि को कहते हैं, वह ध्वनि जो आपको कानों को आंदोलित करती है। यहाँ पर वो पुल भी आपको दिख रहे हैं जो जिसे पार करके मनाली गांव जाए जाते हैं। इन धाराओं की चर्चा करते हुए लेखक ने कहा है कि ये धाराएं इतनी गर्जना करती हैं, इतने आवाज़ इनमें पैदा होती है, चट्टानों से टकराने के बाद इनके धाराएं मुड़ती हैं, संभलती हैं, बदलती हैं और इतनी आवाज़ करती हैं कि लेखक ने कहा है कि बस में बैठे इंजन की आवाज़ इनके सामने, इनकी गर्जना के सामने फीकी पड़ जाती है। सचमुच ये लेखक का कहना है। बच्चे, मैं शिक्षक के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी धारा की जो गर्जना होती है, मनाली छोड़ने के बाद भी जब वहाँ से हम लौटते हैं तो कम से कम 1 दिन 2 दिन तक ये आवाज़ें कानों में गूंजती रहती हैं। कारण यह है कि ये आवाज़ें आपको जब मनाली आप पहुँचते हैं तो लगातार ये धाराएं आपको सुनने के लिए मिलता रहता है। पाठ में प्रश्न आया है कि बर्फ पिघलने के बाद भी मनाली की खूबसूरती में कमी क्यों नहीं आती है। कारण यह है कि प्रकृति द्वारा बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है। वहाँ की पहाड़, पेड़, नदियाँ और रहने की जो उनकी व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ें मनाली को बहुत सुंदर बनाती है। ऊपर से बर्फ पड़ने के बाद इसकी शोभा और भी अद्भुत हो जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बर्फ पिघलने के बाद प्रकृति की, मनाली की नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक सुंदरता निखर कर सामने आती है। पहाड़, पेड़ और नदियों के चलते तो उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं रह जाती है। बच्चे, एक बार और मैं बताना चाहूँगा, पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके 2 तरह के वृक्ष अवश्य पाए जाते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, उन वृक्षों को मैं अवगत करवाना चाहूँगा। कारण कि मनाली में ये वृक्ष का एक अभयारण्य है, एक सेंचुरी है। देवदार का वृक्ष बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है। हम ऐसा आकलन करते हैं, जब मुझे बताया गया इन बातों को, तो जहाँ भी हम देवदार के वृक्ष देखते थे तो हम पूछा करते थे क्या यहाँ भी बर्फ पड़ती होगी। तो पता चलता था कि हाँ, यहाँ भी साल के कुछ दिनों में बर्फबारी होती रहती है। यानी देवदार के वृक्ष वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ गिरते हैं। बर्फ गिरने के बाद इनके टहनियों पर, पत्ते पर बर्फ टिकती है ना। जब बर्फबारी होती है, बड़े ही अद्भुत दृश्य ये देखे जाते हैं। मनाली में, कश्मीर में इस तरह के लदे हुए वृक्ष जो बर्फ से रहते हैं, ये देवदार का वृक्ष होता है।
पहाड़ी क्षेत्रों में एक और पेड़ दिखते हैं जिसकी चर्चा भी, चीड़। ये वृक्ष ऊंचाई का प्रतीक है। ये वृक्ष हमेशा ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। खास करके उत्तराखंड की मैंने जब सैर की, उत्तराखंड का जब मैंने घूमने गया तो वहाँ पर ऊंचाई के कारण ये वृक्ष मुझे उत्तराखंड में इसकी भरमार मिली। भरमार शब्द का भी प्रयोग लेखक ने किया है। इनकी पत्तियों और इसके फल के बारे में हम कहें तो ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष में से गिने जाते हैं। अंत में हम मनाली के उस अभयारण्य के बारे में दिखाना चाहेंगे कि ये दृश्य ब्यास नदी पार करते ही ब्यास नदी के दूसरे साइड में, या कह सकते हैं कि मनाली के जो नए मनाली का जो शहर है उसी तरफ ये सेंचुरी, ये अभयारण्य देखे जाते हैं। यहाँ पर देवदार के वृक्ष लगातार बहुत दूरों तक पसरा हुआ है, फैला हुआ है ना। चारों तरफ हम जब देखते हैं तो देवदार के ही वृक्ष देखे जाते हैं। बच्चे, पहले भाग में मैंने मनाली के भौगोलिक दशा के बारे में बताया और मनाली का नाम कैसे पड़ा इसकी चर्चा की। आगे दूसरे ऑफलाइन वीडियो के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूँ। धन्यवाद।